बच्चों इससे पहले आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डेटिव बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड के साथ, तो उस संदर्भ में हमने बीवीटी के बारे में बताया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पोस्टुलेट्स दे रखा है। आप इससे पहले वाले वीडियोस में जाके उसको क्लियर कर सकते हो। अब इसमें आपको एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है कि आप बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम लोग देख रहे हैं, उस बॉन्डिंग के तहत हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। वहां पहले मैंने बता रखा है कि आपको अगर बॉन्डिंग वाला जितना भी चीज इसमें क्लियर करना है तो दो ही तरह के बॉन्डिंग को हम लोग को यहाँ पे देखना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये चीज मैंने वहां बता रखा है। तो आज हम लोग इसको देख रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल शेप, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में इसको बताया जा चुका है। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाले में हमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोबाल्ट के साथ यहाँ हमारा लिगेंड्स जो है, वो लिगेंड्स यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 है। और आपको पता है कि NH3 जो है ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है और ये 6 लिगेंड है, यानी इस कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड्स यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा आपको क्लास 11th का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो CMA सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप जान लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना अच्छी तरह से आता है, इसमें आपको डाउट नहीं है कहीं भी। तो ये कोबाल्ट का जिसका हमें निकालना, इसको हमने मान लिया X, और ये जो लिगेंड है NH3 ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये टोटल चार्ज इक्वल हो जाएगा, इस ब्रैकेट के कॉर्नर पे जो चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी x + 0 = हो गया 3, यानी x = 3 हो गया। इसका मतलब है कि इस कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। 3 का मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा, यानी यहाँ हमारा सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। हमने कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम 2 तरह की बात कर सकता है, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा पहले, उसके बाद वो डेटिव के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ। ये जो डेटिव बॉन्ड के साथ हो जाएगा, चाहे तो वो पहले अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, या अगर डोनेट नहीं करा है तो न्यूट्रल रहा होगा। तो ये 2 बात तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा ये कोबाल्ट के साथ 3 जो नंबर आ रहा है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, यानी कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर करें तो कोबाल्ट पर हम लोग ऐसे 3+ चार्ज लगा देते हैं। तो इस पर 3+ चार्ज आने का मतलब है कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे कि कहां से डोनेट करा, किस सेल से गया है ये। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, और अगर ये न्यूट्रल है, कोबाल्ट पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27 है। अब ये 27 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेट करते हैं। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप क्लास 11th में चले जाओ और वहां से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात अच्छे से समझ सकते हो। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2, उसके बाद आता है 3d। यहाँ पे ये काउंट करके देख लेते हैं, ये 10 आ गया, 10 20 आ गया, और उसके बाद यहाँ 27 है तो ये यहाँ पे 7 आ गया, यानी d ऑर्बिटल में, d सब सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल के अंदर किस तरह है उसको पहले देख लेते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करा वो कहाँ से करा, तो इसको अब ऐसे समझ लो बच्चों। यहाँ जो हमारे पास सेल्स है, मैक्सिमम 4 सेल्स
सेल तक गया, ये जो नंबर है डिजिट में जो आता है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो शेल बताता है, जैसे पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा और चौथा सेल। तो पहले सेल में हमारा क्या है, केवल एस रहता है, दूसरे सेल में एस और पी रहता है, तीसरे में एस पी और डी रहता है, और चौथे सेल की बात करेंगे तो एस पी डी और एफ रहता है। चूंकि हम लोग एफ की बात यहाँ करते नहीं है कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो सारा जो अपना फंक्शंस, अपना नेचर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कंपाउंड्स का जो मैकेनिज्म है वो डी ब्लॉक इसलिए नाम दिया गया है कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही सब तय करता है। तो हमारा जो यहाँ पे क्षेत्र है काम करने का वो हमको sp-d तक ही रहना है, f में नहीं जाना है। तो अब अगर देख रहे हो पहला और शेल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल है, ये दो तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर तीसरे शेल में अगर हम जाते हैं तो तीसरे शेल में डी के पास अभी अधूरा है, डी का 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी और एस ये पूरा है, यानी पी में 6 है और एस में 2 है। तो अब ये सिचुएशन इस तरह का है। और अगर फोर्थ सेल में चले जाए तो केवल एस के पास इलेक्ट्रॉन है, पी भी खाली है और डी भी खाली है। तो अब अगर कोबाल्ट को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो बच्चों ऑब्वियसली वो पहले आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज करेगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा। तब जब ये फोर्थ सेल, लास्ट सेल से उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका, अब ये जो शेल है हमारा थर्ड, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल का काम करेगा। अब इसमें हम देखेंगे एस लूज नहीं कर सकता है चूंकि वो फुलफिल्ड है, और पी भी लूज नहीं करेगा, ये भी फुलफिल्ड है। डी जो है फुलफिल नहीं है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हो जाएगा, यानी डी से, डी के पास यहां 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब अगर हम लोग कोबाल्ट के साथ 3+ साइन के साथ अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 27 था, उसमें 3 हमने उससे माइनस कर दिया, 3 उन्होंने डोनेट कर दिया, तो 27 में 3 माइनस कर दो तो आपके पास ये 24 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद यहाँ आएगा 4s2 और 3d7। तो अब यहाँ से हमने क्या क्या आउट किया, तो हमने यहाँ से s का इलेक्ट्रॉन आउट कर दिया, तो s का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आउट हो गया, और यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन आउट किया। तो अब जो हमारे पास सिचुएशन है इसका 4s का, तो 4s में हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी वैकेंट हो गया, और 3d में अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गया। यानी कोबाल्ट 3+ का अगर हम लोग कोबाल्ट आयन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, यानी 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 3d में इलेक्ट्रॉन केवल आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो कंपाउंड बना रहा है ये कंपाउंड किस तरह का है। तो ये जो लिगेंड है NH3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को वो अरेंज करेगा अपने हिसाब से। तो अब ये किस तरह से अपने हिसाब से अरेंज करेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको देखते हैं। इस तरह से ये कुछ इस तरह से अरेंज करेगा। ये कोबाल्ट 3+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन इनके पास 24, और अब यहाँ हमें देखना है कि जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है उससे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से लेकर के फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तक, यहाँ तक sp का मामला क्लियर है, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब अगर इसको नहीं लिखते हैं तो हमारे पास वैकेंट कौन है, तो वैकेंट यहाँ 3d है, 3d है, और 3d में यहाँ 6 है, और वैकेंट कौन है यहाँ पे 4s है, 3d और 4s वैकेंट है। इस वैकेंट पर विचार करते हैं हम लोग। तो ये वैकेंट 4s का 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 ही इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज कर दिया है, उनके पास कुछ नहीं है। तो जो हमारे पास ये सिचुएशन है इसको हमने यहाँ दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसको ऑर्बिटल के शक्ल में दिखाते हैं।
तो ये ऑर्बिटल डी सबसेल है, ये डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, तो ये 5 ऑर्बिटल हमने बना दिया। और एस में चूंकि एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक घर यहाँ बना दिया। अब चूंकि कंप्लीट वैकेंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सब में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये सिचुएशन है 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उसका पोजीशन है। अब हमें 6 लिगेंड के लिए हमको 6 वैकेंट प्लेस चाहिए, तो 6 वैकेंट प्लेस के लिए ये जो लिगेंड कोबाल्ट की तरफ आगे बढ़ेगा तो वो अपनी जगह बनाने के लिए 6 जगह उसको खाली चाहिए। अब यहाँ खाली की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में केवल डी में है इतना, चौथे सेल का इलेक्ट्रॉन यानी एस में था वो हम लोगों ने डोनेट कर दिया है किसी को। अब चौथे शेल में चूंकि एस के साथ पी भी आता है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पी का भी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी चौथे सेल का पी खाली है और चौथे सेल का एस खाली है। और तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एक करके है। अब ये डिपेंड करेगा जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग अगर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आकर के डी के इलेक्ट्रॉन्स को अपने हिसाब से अरेंज करेगा। अगर वो काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल दादागिरी के साथ आकर के बोलेगा तुम दोनों अपनी जगह खाली करो, यहाँ आ जाओ और ये 2 जगह हमको दे दो, क्योंकि तुम्हारे इस घर में यहाँ 2 आदमी रह रहा है और तुम लोग इस चौकी में एक एक करके रह रहे हो। ये डी जो सबसेल है ये कमरा है, उस कमरे में ये 4-5 चौकी लगा हुआ है, एक चौकी में 2 आदमी है और 4 चौकी में एक एक है। तो अगर मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग आदमी आ रहा है उसके तरफ तो बोलेगा तुम 2 खाली करके यहाँ डबल हो जाओ, यानी इसको ये रीअरेंज करेगा इस तरह से। अब इसको ये इस तरह से रीअरेंज करेगा, इस 2 को उठा करके यहाँ बैठाएगा, इनका सिचुएशन इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ 2 जगह खाली हो गया डी में और एक यहाँ पे और ऑलरेडी यहाँ पे 3 खाली है, हमें 6 चाहिए। तो 6 वैकेंट में से 2 तो हमको यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, 3 और 3 यहाँ। अब हमारे पास आ गया 6 वैकेंट। अब ये 6 वैकेंट जो है, ये 6 वैकेंट यहाँ से यहाँ तक ये हाइब्रिडाइज होगा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन करके ये 6 ऑर्बिटल बनाएगा जो बिल्कुल सिमिलर होगा। अभी ये 3 तरह का ऑर्बिटल है, एक तो ये डी वाला है, ये एस वाला है और ये पी वाला है। तो तीनों डिफरेंट ऑर्बिटल है, तीनों को हाइब्रिडाइज कर देंगे तो हाइब्रिडाइज करने के बाद ये जो टोटल 6 ऑर्बिटल है ये 6 ऑर्बिटल आपको सिमिलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 6 घर बनाना, 1 2 3 4 5 और ये 6 घर हमारा बन गया। अब ये 6 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में किस किस को हमने लिया तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने पहले डी लिया है तो डी से हमने 2 लिया है और उसके बाद एस से 1 है, पावर 1 हम लोग अंडरस्टूड लेते हैं और पी से हमने 3 ले लिया है। तो ये D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये D2sp3। अब इतनी खाली जगह आ गया। अब यहाँ पे D को हमने 3 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा हुआ है इसको हमने अलग कर रखा है, तो ये अलग इधर की तरफ है और ये अभी खाली हमारे पास इतना है। अब क्या करेगा ये कोबाल्ट जो है, ये कोबाल्ट 6 लिगेंड अमोनिया के साथ ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस कंपाउंड में 6 लिगेंड आएगा तो 6 लिगेंड डेटिव बॉन्ड बनाता है। डेटिव का मतलब है कि ये जितने खाली जगह इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर वो खुद सप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 देगा कौन, एक NH3 यहाँ देगा, इसी तरह से 6 NH3 यहाँ पे वो ये 6 घर को भरने का काम करेगा। ये 6 NH3 ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता है, इस तरह से वो ये 6 घर को भर देता है। ये जो लिगेंड्स है ये लिगेंड्स इसको भर देता है इस तरह से। अब ये कंपाउंड का हमारा जो फिगर है, यानी जो उन्होंने लिगेंड्स के साथ डेटिव बॉन्ड बनाया है, तो ये उसका फाइनल फिगर है। अब इस फिगर में आप देखोगे, इस फिगर में ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है।
डबल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि वो फुलफिल ऑर्बिटल है। अगर ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग जीरो मानते हैं। अगर यूं कहा जाए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम नॉन मैग्नेटिक भी अगर बोलें तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो बात भी सही है। लेकिन फिजिक्स में मैग्नेटिक सब्सटेंस की जब बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में डायमैग्नेटिक भी उसमें आता है, ऑल्दो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगभग नेग्लिजिबल होता है, जीरो के आसपास होता है। होता यह है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, इसको आप समझ लो, फिजिक्स में आपको बताया गया होगा, अगर किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हो आपने, तो ये स्पिन जो है ये स्पिन डिफरेंट टाइप का होगा। एक अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। तो अगर ये इसका स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फ्लो ऑफ करंट जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर जाओगे, ऑस्टेड साहब ने कहा कि इधर की तरफ अगर करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो फोर फिंगर को आप इस तरह से फैला करके थंब के डायरेक्शन में आप करंट के डायरेक्शन में बैठा दो, थंब के डायरेक्शन में करंट को रख करके फोर फिंगर को ऐसे अगर आप बेंड करोगे तो ये बोर्ड के अंदर से इसके अंदर से ऐसे निकलेगा। ऐसे निकलने का मतलब है कि लाइन ऑफ फोर्स अगर इधर निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, पीछे साउथ पोल हो जाएगा। और जस्ट इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो अगर ये नॉर्थ पोल हो रहा है तो यहाँ पे इसका साउथ पोल हो जाएगा। ये दो साउथ और नॉर्थ अगर बना रहा है तो एक दूसरे के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पोलैरिटी है, उसको वो कैंसिल कर देता है। अगर वो कैंसिल कर देगा तो मैग्नेटिक गुण जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर पाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं करता, क्योंकि ऐसा यहाँ सिचुएशन नहीं है। हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है जो हर इलेक्ट्रॉन दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो अब इतना करने के बाद इससे रिलेटेड जो जानकारी है, यानी उन्होंने जो फिगर बनाया है, क्या क्या फिगर है इसमें, तो फीचर ऑफ द ज्योमेट्री के बारे में यहाँ हम लोग को लिखना होता है कि हम लोगों ने यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करा है, तो D2sp3। नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसा है, चूंकि D हमने अंदर का लिया है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा, तो बोला कि डायमैग्नेटिक होगा, चूंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करेंगे तो ये फार्मूला √n+2, या n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे बच्चों तो जीरो हो जाएगा। अगर आप जीरो बैठाओगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी इसके बारे में हम लोगों ने सारा डिटेल कर दिया। अब आता है दूसरा उसी कोबाल्ट से रिलेटेड, यहाँ पे F6। यहाँ पे जो F6 है, यानी जो ये फ्लोरीन लिगेंड है, ये वीक लिगेंड में आता है, ये वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड में वो क्या करेगा, वो जब भी वो कोबाल्ट की तरफ वो आगे बढ़ता है तो कोबाल्ट की तरफ आगे बढ़ने पर उनके इलेक्ट्रॉन को वो d ऑर्बिटल में रीअरेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए उसको वहां से हटा के पेयरिंग नहीं कर पाता है। तब जाकर के वो किस तरह से काम करेगा, तो अब कोबाल्ट को यहाँ भी 6 ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है कि इसको आप x मान लिया और फ्लोरीन के साथ चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पे 6 है तो -6 हो गया, और ये इक्वल टू यहाँ पे 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6 यानी 3, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। यानी कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो 3+ चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, 3+ चार्ज होगा, यानी इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है। तो फिर इसको हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन में आउटरमोस्ट शेल का S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके जस्ट पेनल्टीमेट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो d ऑर्बिटल से जाएगा। तो हम लोगों ने इसको देख चुका है। 1 सेकेंड अगर देखना चाहते हो तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, 27 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो ये 27 इलेक्ट्रॉन है। पहले बैठा देते हैं 27 इलेक्ट्रॉन, 27 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम लोगों ने अरेंजमेंट करा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d7। अब इसको ऐड करके देख लेंगे, टोटल 27 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मामला कहाँ आता है, तीसरे शेल में, और तीसरे शेल में और चौथे शेल की बात यहाँ आती है। ये दोनों की बात हम लोग यहाँ करते हैं, तीसरे और चौथे का। ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। थर्ड सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस किस में है, तो S में फुल है और P में भी कंप्लीट बढ़ा हुआ है, और D जो है इनकम्प्लीट है, यानी इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। चौथे सेल में अगर जाएंगे तो चौथे सेल में केवल S के पास इलेक्ट्रॉन है, P और D यहाँ पे खाली है, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बिल्कुल वैकेंट है। अब हमें करना क्या है कि जहां से मामला शुरू होता है, मामला लेन देन का शुरू कहां होता है, तो चौथे सेल से इलेक्ट्रॉन वो देगा और एक इलेक्ट्रॉन वो थर्ड से देगा, तो ये तीन ही सेल पर हमारा मामला कंसंट्रेट करना रहता है। तो हम लोग इसको कंसंट्रेट करने के लिए अब अगर कोबाल्ट 3+ की अगर बात करते हैं तो कोबाल्ट 3+ में इलेक्ट्रॉन हमारा 24 रहता है। अब 24 इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट या यूं कहो कि कॉन्फ़िगरेट करना आप चाहते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरह का आता है। जो जो खाली है उसकी बात करते हैं। यहाँ खाली कौन है, यहाँ पे डी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी के पास आउटर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनर वाले में इलेक्ट्रॉन है, और इनर को हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो डी में जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है बिल्कुल वहां से हम लोग इसको लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने इसको 5 घर बना दिया, 1 2 3 4 5, ये 3D का मामला है। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर जाता है तो इनके पास 6 रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा, तो ये भी खाली हो जाएगा, यानी डी के पास अब इलेक्ट्रॉन रह गया 6, और S के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s की अगर बात करेंगे तो 4s में इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट कर दिया तो ये भी बेचारा खाली हो गया, अब इनके पास भी नहीं है। और अगर हम चौथे सेल में और भी 2 ऑर्बिटल की बात करें, हम एक S और दूसरा P है और एक D है, 4 ऑर्बिटल की बात होगी। S खाली हो गया और 4P में तो पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4D भी पहले से ही खाली है, ये खाली है, उसको हमने दिखा दिया चौथे सेल का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन ऐसा होगा, एक एक पहले ऑक्यूपाई करेगा अपनी जगह को और छठा यहाँ आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो फ्लोरीन कोबाल्ट की तरफ बढ़ रहा है, ये फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डी इलेक्ट्रॉन को उठा के वो यहां बैठा दे। इसका मतलब है ये फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्लोरीन के लिए कितनी जगह चाहिए, 6 जगह चाहिए। अब ये 6 जगह कहां से प्रोवाइड करेगा ये कोबाल्ट, एक तो यहां से करेगा, 3 यहां से किया, 3 और 1 4 हो गया, इसका मतलब 2 इधर से लेगा वो। अब यहां से और यहां से वो करेगा हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां से इतने ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन करके जो फाइनल ऑर्बिटल बनेगा हमारे पास 6, ये 6 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्बिटल जो बना, कौन कौन बना, S से हमने एक ही ऑर्बिटल है, P से हमने 3 लिया है और D से हमने सिर्फ 2 लिया है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2 बोलते हैं इसको, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे ये कोबाल्ट लिगेंड के साथ जो डेटिव बॉन्ड का काम करेगा और वो कंपाउंड कुछ इस तरह से बनाने की बात कर रहा है, F6। तो ये कंपाउंड को यहाँ लिख लेते हैं 3+। अब ये जो D ऑर्बिटल ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं अरेंज करा, जिस पोजीशन में, इसको हम यहाँ उतार देते हैं। तो ये इस पोजीशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ भी एक, तो इसको हम 3d6 कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन आकर के इस 6 हाइब्रिड के साथ वो डेटिव बॉन्ड बनाता है, यानी ये 6 फ्लोरीन आकर के यहाँ इन खाली जगह को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया डेटिव बॉन्ड, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है डेटिव बॉन्ड बनाने के बाद, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि
इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो पेयर नहीं किया, अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये सारी चीज को हम लोगों ने फीचर्स ऑफ ज्योमेट्री के फॉर्म में सारे पॉइंट्स को दे रखा है। तो यहाँ कह रहा था स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो S और P लिया और D हमने बाहर का लिया था, इसलिए sp3d2 आ गया। नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, चूंकि बाहर के d ऑर्बिटल को लिया गया इसलिए इसका नाम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक नेचर, चूंकि इनके पास वैकेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो वैकेंट नहीं कर पाया है, यानी अगर स्ट्रांग होता तो उसको वैकेंट कर देता, नहीं कर पाया। इनके पास आउटर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर शो करेगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक नेचर इसका पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर उसके पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म को अगर मेजर करना है तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से उसको मेजर करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बना। तो यहाँ उसका वैल्यू होता है √n × n+2। n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे अनपेयर्ड जो पेयर नहीं है वो 4 है, तो n का वैल्यू यहाँ 4 अगर बैठा दिया जाए, 4 + 2 6, और यहाँ 6 को 4 से गुना कर दो 24, यानी अगर 25 होता तो 5 हो जाता, 24 है यानी 5 से थोड़ा कम है, इसका वैल्यू 4.9 आता है। आप इसको निकाल के देख सकते हो। और इसका यूनिट होता है BM। BM का मतलब होता है बोर्स मैग्नेटॉन। ये आप फिजिक्स में आप इसको देखे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये BM उसका यूनिट हो गया। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब तक हम लोगों ने जो देखा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं, इसका एक एग्जांपल लिया हमने, निकेल के साथ 4 क्लोरीन लिगेंड यहाँ लगा हुआ है। तो ध्यान रहे ये जो क्लोरीन लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक लिगेंड होता है। ये वीक लिगेंड है क्योंकि ये जो फील्ड बनाता है तो वो वीक फील्ड बनाता है, और वो वीक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता तो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को वो काफी इफेक्ट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को उठा के दूसरी जगह बैठा के उसको पेयरिंग करना चाहता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखने के लिए सबसे पहले आपको निकेल के बारे में जानना है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको जानना है। तो निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट को जानने के लिए आप सबसे पहले इसको आप सॉल्व करो। आप सॉल्व करने के लिए निकेल का नहीं पता है तो इसको x मान लो, हमने इसको x मान लिया। और क्लोरीन की बात अगर करें बच्चों तो क्लोरीन का चार्ज होता है -1, 4 क्लोरीन लिया आपने तो -4 हो गया, और ये इक्वल टू क्या आ गया, x - 4 इक्वल टू हो जाएगा -2 का। अब ये 4 को उधर कर लेते हैं तो ये -2, ये 4 इधर आ गया, +4 यानी 2 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ निकेल जो है वो 2+ आयन के साथ है, यानी निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है। तो निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है। अब उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं न्यूट्रल में और आफ्टर डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट से पहले और इलेक्ट्रॉन डोनेट के बाद का उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेना चाहिए, जो हमने पता कर लिया। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ निकेल को हम लोग कॉन्फ़िगरेट करेंगे। तो निकेल के कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि निकेल के आउटर मोस्ट सेल में कौन कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा, और मोर ओवर इलेक्ट्रॉन कि न्यूट्रल अगर है तो न्यूट्रल हालत में उसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर आपको याद है, तो एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो। तो अब एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है 28 होता है। अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो 28 प्रोटॉन भी होगा और 28 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर उस पर चार्ज आ गया इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ से आउट है। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है तो नेगेटिव आउट है। इसका मतलब है कि ये अगर 28 इलेक्ट्रॉन इसके न्यूट्रल हालत में है तो अगर ये आयन में जाएगा यानी 2+, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 26। तो अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन को पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ वो तय करेगा, लिगेंड का बॉन्ड का स्ट्रक्चर वगैरह सब तय करेगा। तो अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। अब इसको ऐड करके देख लो, 28 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। अब अगर निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा
तो ऑटोमेटिकली ये बात आपको आ जाना चाहिए जहन में कि ये आउटर मोस्ट सेल से ही डोनेट करता है पहले। 3D यानी थर्ड सेल में और फोर्थ सेल की अगर बात करते हैं तो थर्ड सेल में D के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ सेल में S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब है फोर्थ यानी सेल का यानी S का इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट कर दिया। अब सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, तो हम लोग ये करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ना वो लेगा ना देगा, इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो आप सीधे 4s में चले जाओ, तो 4s कंप्लीट वैकेंट हो गया। उसके बाद चले जाओ 3D में, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 4 क्लोरीन को 4 जगह वैकेंट चाहिए, तो 4 वैकेंट जगह अब वो कहां से बन पाएगा? तो पहले इसके ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कैसे बन पाएगा। तो ये 4s हमने वैकेंट कर दिया, ये 4s खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उससे पहले हमारा D आता है, तो उससे पहले D के पास इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन में पहले वो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा और उसके बाद बाकी 3 इलेक्ट्रॉन और भी भरना है, ये सिचुएशन आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें D का 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अनपेयर्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता तो ये इसको उठा के यहाँ पेयर कर देता, D का एक जगह खाली हो जाता। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए D के जगह को वो खाली नहीं कर पाएगा। ये 3D वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उठ के नहीं आएगा, इसका मतलब D से आप नहीं ले पाओगे। अगर आप D से नहीं ले पाओगे तो अब यहाँ 4 का जगह बनाना है, कहां से मिलेगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में चला गया है, तो चौथे सेल में तो हमारे पास P भी है, तो P भी यहाँ पे वैकेंट है, P के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है। तो हमें 4 लिगेंड्स के लिए 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना है, तो 4 में ये S एक आएगा और 3 ये आएगा। ये दोनों टाइप का मिल करके हाइब्रिडाइजेशन होगा और वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा sp3। S1 और p3 ऑर्बिटल है, इसका नाम हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। अब ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरह से हाइब्रिड हो गया। ये तीन ये है और एक यहाँ से एक 4 ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिड हो गया। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को भरने का काम ये लिगेंड क्लोरीन करेगा। अब ये क्लोरीन किस तरह से उसको भरने का काम करेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इसको अरेंज करके यहाँ देखते हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे कंपाउंड को ही बना देते हैं। निकेल है, क्लोरीन 4 और यहाँ पे इसके ऊपर में साइन है -2। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 3D का पहले लिखेंगे, तो ये 3D का इलेक्ट्रॉन आ गया और उसके बाद S और P जो हाइब्रिड करके 4 बनाया है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यहाँ लिख देते हैं। ये 4 हाइब्रिड, ये हमारा 3D वाला है और ये sp3 वाला है। अब 3D में सिचुएशन जैसा उसको भर देते हैं, पहले इस तरह से पेयरिंग किया हुआ है, ये इस तरह से पेयरिंग है और ये दोनों अनपेयर्ड है, ये दोनों अनपेयर्ड है। अब इसको भरने के लिए 4 क्लोरीन आ रहा है, तो 4 क्लोरीन इस 4 जगह को भरेगा, तो क्लोरीन यहाँ से लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये क्लोरीन इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को डेटिव बॉन्ड बना करके फिल कर देता है, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का चांस नहीं रहता है। तो फाइनल कंपाउंड का हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का, या कहा जाए उसका ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको पता लग रहा है बच्चों कि हमने D नहीं लिया, यहाँ पे हमको S और P से काम चल गया। और दूसरी बात, अगर हम देखें तो हमारे पास D का 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी इस कंपाउंड का जो फीचर है वो कुछ इस तरह से है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो स्टेट है, सिचुएशन है, वो sp3 है। मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे, इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। और चूंकि sp3 स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखा है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप का बनेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ ये फॉर्मूला, यहाँ n का वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब 2 बैठाओगे और ये 2 + 2 4 को 2 से गुना करो 8 हो जाएगा। अगर ये 9 होता तो 3 हो जाता, चूंकि 8 है तो 9 से थोड़ा कम हो जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू रफली जो है 2.8 आता है और उसका यूनिट होता है बोहर्स मैग्नेटोन, यानी शॉर्ट में हम उसको BM कहते हैं। अब आता है निकेल का CN के साथ। अब यहाँ जो CN है, ये CN
जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड बनाता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आ गया यानी डी के इलेक्ट्रॉन्स को हेरा फेरी करेगा, उसको उठा के कहीं बैठा देगा। यानी जब स्ट्रॉन्ग आएगा तो बोलेगा जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे के साथ, जहां खाली जगह है या फिर यूं कहो कि जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ला करके वहां पेयरिंग कर देता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग का काम करेगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकेल की बात करते हैं। तो निकेल का जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 28, और निकेल ने जो कंपाउंड बनाया है उस कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग तलाश करेंगे। तो निकेल का हमने मान लिया X, और Cn पर -1 चार्ज होता है, तो ये 4 है यहाँ पे, इसका मतलब है इसके साथ हो गया -4, और ये इक्वल टू हो जाएगा, ये स्पार जो है -2 के बराबर हो जाएगा। जो स्फीयर के ऊपर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसके ऊपर में जो चार्ज होता है इक्वल के इधर रखते हैं, तो -2 के बराबर। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर आप सोल्व कर लेते हो तो ये वैल्यू 2 आ जाता है, यानी x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। अगर हम यूं कहें कि ये निकेल 2+ आयन के फॉर्म में है, यानी निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। अगर निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इनके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 26। अब ये 26 इलेक्ट्रॉन इनके पास अगर है तो ये 26 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज करेगा। तो 26 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले इसको देख लो न्यूट्रल को। तो न्यूट्रल में है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, 26 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट करेगा, यहां से डोनेट करेगा वो। इसका मतलब है कि इनके पास सिचुएशन ऐसा होगा कि हम लोग डायरेक्ट इसका ऑर्बिटल में दिखा देते हैं। डी के पास इनके 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, और एस के पास इलेक्ट्रॉन जो था उन्होंने डोनेट कर दिया, और ये एस जो है ये चौथे शेल में चला गया, और ये डी हमारे तीसरे शेल का है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और चौथे में हमारा P भी आएगा, और P का भी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन वहां से ऑलरेडी उनके पास वैकेंट ही प्लेस था। तो जब वैकेंट प्लेस है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 है, इनके पास था, डोनेट कर दिया तो ये भी 0 हो गया। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट नहीं करा, तो नहीं करा तो सिचुएशन पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन को आप भर दो इस तरह से, हुंड्स रूल के हिसाब से यही कहता है। बाकी रह गया 3 को इस तरह से 3 घर में भर दो, यानी इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को उठा के वो पेयरिंग करने का इसके पास शक्ति है, उसके पास हिम्मत है, यानी कुछ वो सिचुएशन ऐसा कर डालेगा, इसको उठाएगा, उठा के ढकेल के यहाँ बैठा देगा, बोला तुम दोनों एक घर में रहो, यहाँ पे रहो, ये वाला घर खाली कर दो। तो 3D का एक घर खाली हो गया, 3D का एक घर खाली हो गया, और 4s का और यहाँ पे 4p का ये ऑलरेडी पहले से खाली है। अब लिगेंड कितना जा रहा है इनके पास 4, ये 4 लिगेंड का डिमांड होगा कि भाई हमें 4 घर बिल्कुल खाली दो। तो 4 घर बिल्कुल खाली देने के लिए एक घर तो इसको डी से मिल गया, एक घर उसको यहां से मिल जाएगा एस से 2, और 2 हम पी से ले लेंगे, यानी यहां से लेके यहां तक हम इस 4 का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन करके हमारे पास 4 ऑर्बिटल हमने हाइब्रिड किया, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिल जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 हाइब्रिड मिल गया। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देना पड़ता है, कौन कौन सा मिला है। तो ये डी जो है पहले वाले इनर सेल का आ गया, तो ये डी आ गया, उसके बाद ये एस आ गया, वहां से भी एक, यहां से भी एक, उसके बाद पी से हम 2 ले रहे हैं तो ये पी 2 ले लिया, यहां हो गया DsP2, यानी हाइब्रिड करने के बाद ये सिचुएशन आ गया DsP2। अब डी का एक इलेक्ट्रॉन चला गया उधर हाइब्रिड में, तो इनके पास 4 जो ऑर्बिटल है, ये 4 ऑर्बिटल ऑलरेडी फुलफिल है, ये वैकेंट नहीं है, इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना अनपेयर्ड है ना वैकेंट है। तो ये 3D का पोजीशन करंट पोजीशन आ गया, और ये जो ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया है ये सिचुएशन इसका यहाँ पे आ गया। अब ये खाली जगह को भरने का काम यहाँ पे Cn करेगा, साइनाइड करेगा, तो ये Cn यहाँ आ जाता है, ये 4 Cn मिल करके ये चारों घर को भरने का काम करता है, इस तरह से चारों घर वो भर देता है। तो
तो अगर फाइनली इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये निकेल और ये साइनाइड यहाँ 4 आ गया और होल पावर यहाँ पे 2 माइनस है। तो इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे इस तरह का है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ भी एक भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो अब इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद हम लोग यहाँ उसके बारे में बताएंगे कि उस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल फीचर क्या है। तो पहले आता है कि हाइब्रिडाइजेशन का पोजीशन क्या है, तो हमने कहा कि DsP2 है। दूसरा करें कि नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, चूंकि अंदर वाले डी को लिया गया इसलिए इसका नाम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो डायमैग्नेटिक होगा। अब डायमैग्नेटिक होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू आप क्या बैठाओगे, जीरो बैठाओगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी जीरो, जीरो बैठाओगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। इस तरह से हमने इतना पर आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब आप जो है ये 5वां एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो और ट्राई करके बताओ कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, उसका पोजीशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का बनाता है। ये सारी चीज आप खुद करो, खुद ट्राई करो। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। आप शुरू से अगर हमारे सारे वीडियोस को आप देख रहे हैं 1 बाय 1, तो ये सारे वीडियोस से आपको बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जरा भी कहीं डाउट नहीं होगा, आपका डाउट बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें दे इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।